सामने खड़ा आदमी अपने हाथ से बनाया हुआ हुक लोहे के दरवाजे के बाहर निकाल रहा है, क्योंकि यह जेल से भागने की उसकी पहली कोशिश है। इसलिए उसकी हरकतें धीरे और एकदम शांत है, ताकि बाहर के पुलिस वालों को जरा भी आहट ना हो। दूसरी तरफ के कैदी के इशारे पर वह लड़खड़ाते हुए हुक से दरवाजे की कुंडी फंसा लेता है, फिर हल्के से उठाकर लोहे के दरवाजे पर बनी खिड़की खोल देता है। वह बड़ी सावधानी से बोर्ड को नीचे रखता है ताकि कोई आवाज ना हो, फिर अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर ताला खोलने की तैयारी करता है। तभी अचानक एक पुलिस वाला अंदर जाता है। वह घबराहट में दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और दरवाजे पर झुककर जोर जोर से सांस लेने लगता है। कैदी उसे देखकर बेचैन हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बाहर क्या हुआ है। उन्हें अभी कुछ देर पहले ही जोर से गोलियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन मार्टिन उनके सवालों का जवाब नहीं देता है। वह चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स के पास जाता है और शराब और पट्टी निकालता है, फिर दर्द सहते हुए शराब को अपनी जांघ पर लगी गोली की चोट पर डालता है। यह अचानक हुई घटना उस कैदी को बीच में ही रोक देती है जो अभी भागने की कोशिश कर रहा था। वह चुपचाप वापस लौट जाता है और इंतजार करता है कि आगे क्या होता है। अभी मार्टिन खड़ा भी नहीं हो पाता है कि अचानक बाहर से ड्रिलिंग की आवाज आती है। साफ है कि बाहर कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कैदियों को भले ही पता ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन वे तालियां बजाते हैं और उससे कहते हैं कि वे जल्दी से सबको बाहर निकाल दें। उनकी आवाज से मार्टिन परेशान हो जाता है और उन पर चिल्लाता है। फिर वह मॉनिटर के पास जाता है और ड्राइवर की केबिन का हाल देखता है। तभी एक काले कपड़े वाला आदमी अंदर घुसता है और कैमरा उखाड़ देता है। उसी समय भागने की तैयारी कर रहा रामीस मौका देखकर बाहर भागता है और उसकी चाबियां छीनने की कोशिश करता है। मार्टिन तुरंत खड़ा होकर लोहे का दरवाजा बंद कर देता है, फिर झट से अपनी उंगलियां उसकी आंखों में डाल देता है। दर्द से रामीस भड़क जाता है और उसे जोर से धक्का देकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन मार्टिन की टांग में चोट थी और कुछ ही मिनटों में वह उसे कॉरिडोर में गिरा देता है। ऐसे मुश्किल समय में वह अपनी कमर से पिस्तौल निकालता है और जैसे तैसे हालात को संभालता है। वह खड़ा हो जाता है और रामीज को वापस जेल की कोठरी में बंद करने लगता है, लेकिन तभी एक तीखी गंध पूरे डब्बे में फैल जाती है। कोठरी में बंद बूढ़ा आदमी अपने हाथ से जमीन पर मारता है और उसे पता चलता है कि पूरे फर्श पर पेट्रोल फैला हुआ है। वह मार्टिन से मदद भी नहीं मांग पाता है कि एक छोटी सी आग की लपट सुराख से अंदर फेंक दी जाती है। देखते ही देखते आग और तेज होने लगती है और साथ वाली कोठरी तक फैलने लगती है। अगर वे कुछ नहीं करते तो वे सब यहीं जलकर मर जाते। ये देखकर मार्टिन भी हिचकिचाता नहीं है। वह मुड़कर फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है और बूढ़े की आग बुझाने में मदद करता है, लेकिन अफसोस बूढ़ा आदमी जलकर मर जाता है। जब वह फिर से ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि रामीज ने जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो सारे जेल के दरवाजे खोल दिए। वह तुरंत पिस्तौल निकालता है और हालात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कैदी अपनी संख्या का फायदा उठाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे उसे घेर कर कोने में धकेल देते हैं। जब दोनों पक्षों के बीच तनाव था तभी उसकी वॉकी टॉकी अचानक बजने लगती है। उसमें से एक अनजान आदमी की आवाज आती है। यह अचानक हुई घटना सभी को चौंका देती है। मार्टिन और भी घबरा जाता है। एक साधारण सी ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अचानक एक लुटेरे के साथ मुठभेड़ में कैसे बदल गई, जिसने उसके साथियों को मार डाला और उसे इस हालत में पहुंचा दिया, और उसे अभी तक पता नहीं था कि वह आदमी क्या चाहता था। लेकिन आसपास के कैदी उसके जैसा नहीं सोचते। जब उन्हें पता चलता है कि उसकी पिस्तौल में गोलियां नहीं हैं, तो वे सब भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़ते हैं। निहत्थे मार्टिन को वे बुरी तरह से पीटते हैं और हाथापाई में उसकी चाबियां जमीन पर गिर जाती हैं। उनमें से एक आदमी तुरंत चाबी उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसके बगल वाला गोरे बालों वाला आदमी फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पर मार देता है। फिर वह चाबी उठा लेता है और कुछ लोगों से लड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, बाहर के लोग उन सबको मार डालेंगे। इस समय लुटेरा सीसीटीवी से डिब्बे में हो रही हर हलचल देख रहा था। जब उसने देखा कि माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है तो उसने फिर से वॉकी टॉकी से बात की और कहा कि अगर वे उस गोरे बालों वाले आदमी को उसके हवाले कर दें तो सब सुरक्षित रहेंगे। अब सब उसकी तरफ हो जाते हैं और वह आवाज से पहचान लेता है कि लुटेरा कौन है। वह रोते हुए बताता है कि लुटेरे का नाम मिगुएल है। वह पहले एक बुरा पुलिस वाला था। एक हादसे की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन वह आदमी तब से उससे नफरत करता था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन कैदी सच जानना नहीं चाहते। वे मुड़कर चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन एक पुलिस वाले के तौर पर चुपचाप नहीं बैठ सकता था। वह तुरंत उनमें से एक से भिड़ जाता है, लेकिन गोरे बालों वाला आदमी अकेला था और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे खतरनाक समय में वह सबके सामने चाबी निगल लेता है और मार्टिन को कैदी तुरंत गिरा देते हैं। जब वह फिर से उठता है तो उसे पता चलता है कि वह और गोरे बालों वाला आदमी एक साथ बंद है। रामेस और बाकी लोग बात कर रहे थे कि क्या गोरे बालों वाले आदमी का पेट काट देना चाहिए, लेकिन तभी मिगुएल वॉकी टॉकी पर कहता है कि उसे गोरे बालों वाला आदमी जिंदा चाहिए और वह डिब्बे की बिजली बंद कर देता है। अब सबके पास कोई रास्ता नहीं था। वे औजार लेकर फर्श को खोलने लगते हैं। वे अंदर से भागने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मिगुएल को भी पता चल जाता है कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वह अपनी शर्त कम कर देता है और कहता है कि अगर गोरे बालों वाला आदमी उसे वह बता दे जो वह जानना चाहता है तो वह उन्हें छोड़ देगा। लेकिन गोरे बालों वाला आदमी हैरान था। वह कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। मिगुएल भी कुछ और नहीं कहता। वह बस एस्कॉर्ट गाड़ी को दूर चलाता जाता है जब तक कि वे जमी हुई झील पर नहीं पहुंच जाते। वहां वह गाड़ी रोक देता है। अब सूरज निकल चुका था। मिगुएल कुछ देर हिचकिचा
जाता है, फिर चुपचाप गाड़ी से उतरता है और अपनी बंदूक से बर्फ पर निशाना साधता है। गाड़ी के टायर के आसपास की बर्फ तोड़ने के बाद वह बिना किसी भाव के वहां से चला जाता है। साफ था कि वह डिब्बे में घुस नहीं पाया था, तो वह इस तरह से इसे खत्म करना चाहता था। जैसे ही बर्फ टूटने लगी, एस्कॉर्ट गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे जाने लगी। ठंडी बर्फ का पानी तुरंत टॉयलेट जैसी जगहों से अंदर आने लगा। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास चाबी नहीं थी, इसलिए उन सबको यहाँ मरना था। पानी तेजी से ऊपर बढ़ने लगा और लगभग पूरे डिब्बे को भर देता है। जीवन और मृत्यु के इस समय में मार्टिन आखिरकार डिब्बे के अंदर का दूसरा रास्ता बताता है। वह छत पर लगा लैंप शेड के पीछे था। उसने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि मिगुएल अंदर आकर उन्हें मार देगा। रामिस ने बिना देर किए चाबी से हथकड़ी खोली और उन दोनों को आजाद कर दिया। अब एस्कॉर्ट गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी थी। सब जी जान से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ तैरने लगे। सबसे पहले नौजवान गोरे बालों वाला आदमी बाहर निकलता है और उसके बाद रामिस मार्टिन तैर नहीं पाता है और आखिरी समय पर बेहोश हो जाता है। अच्छी बात है कि रामिस उसे समय पर देखता है और उसे बचा लेता है। अब उस डिब्बे से सिर्फ वे 3 लोग ही जिंदा बचे थे। दूर खड़ा गोरे बालों वाला आदमी उन्हें देखता है और जल्दी से चला जाता है। तभी मिगुएल पीछे मुड़कर देखता है और जब वह देखता है कि गोरे बालों वाला आदमी बच गया तो वह तुरंत अपनी बंदूक में गोली भरता है और उसका पीछा करता है। इधर रामिस मार्टिन को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। वह कभी नहीं सोच सकता था कि दूसरा आदमी खुद की जान जोखिम में डालकर उसे बचाएगा। अब उन दोनों में कोई चोर और पुलिस नहीं था। वह हरामीज को जाने देता है और उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने देता है। तभी पास के गांव में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। साफ है कि मिगुएल गोरे बालों वाले आदमी का पीछा कर रहा है। वह आवाज की दिशा में जाता है और मिगुएल को दूसरी मंजिल से निशाना लगाते हुए देखता है। गोरे बालों वाला आदमी दीवार के पीछे दुबका हुआ था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने उसे नहीं देखा है तो वह चुपचाप दूसरी मंजिल पर जाता है, लेकिन दरवाजे की चरमराती आवाज से मिगुएल चौकन्ना हो जाता है। मिगुएल तुरंत मुड़कर उसे निशाना बनाता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता। वह मार्टिन से तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। यह सुनकर मिगुएल चुप हो जाता है। फिर वह अपना मकसद बताता है। 1 साल पहले उसकी बेटी बिना किसी कारण के गायब हो गई थी। बाद में जांच से पता चला कि यह गोरे बालों वाले आदमी और उसके दोस्त ने किया होगा। भले ही वह उस समय एक पुलिस वाला था, लेकिन वह हर कोशिश के बाद भी कोई पक्का सबूत नहीं ढूंढ पाया। इस घटना की वजह से उसे पुलिस फोर्स से भी निकाल दिया गया था। हताश होकर उसने अपने तरीके से न्याय करने का फैसला किया। कुछ दिन पहले उसने गोरे बालों वाले आदमी के दोस्त को ढूंढा। उसकी सख्ती की वजह से उसने माना कि उन्होंने लड़की को गंदा किया और मार दिया था, लेकिन गोरे बालों वाले आदमी ने ही लाश को छुपाया था और सिर्फ उसे ही पता था कि वह कहाँ है। इसीलिए उसने गाड़ी लूटने का यह काम किया था। यह सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है। गोरे बालों वाले आदमी ने पहले कहा था कि वह एक पीड़ित है, जबकि मिगुएल कह रहा है कि वह एक खूनी है। वह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है। जब दोनों लोग अपनी जगह पर खड़े थे तो वह उसे दूसरे आदमी का पीछा करते हुए नहीं देख सकता था, तो वे कमरे में ही लड़ने लगे। लेकिन जो आदमी अभी अभी झील में डूबने से बचा था वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही मुक्कों और लातों के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। मिगुएल उसके साथ लड़ता नहीं है। वह मुड़कर गोरे बालों वाले आदमी की तरफ भागता है। जमीन पर खून के निशान देखकर वह तुरंत भाग रहे गोरे बालों वाले आदमी को ढूंढ लेता है। जागने के बाद मार्टिन भी खून के निशानों पर चलता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह आदमी जमीन पर पड़े गोरे बालों वाले आदमी को पीट रहा है। खून से लथपथ गोरे बालों वाला आदमी रोते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। मार्टिन तुरंत हवा में गोली चलाकर उसे रोकता है। मिगुएल का ध्यान भटकने पर गोरे बालों वाला आदमी एक पत्थर उठाता है और उसे जोर से मारता है। मिगुएल वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदूक से उसे रोक देता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है तो गोरे बालों वाला आदमी अचानक बदल जाता है। उसका वह दुखी और डरा हुआ चेहरा गायब हो जाता है और उसकी जगह घमंड और नफरत आ जाती है। वह गुस्से में कहता है कि वह कभी नहीं बताएगा कि उसकी बेटी की लाश कहाँ है, और जब उसकी सजा खत्म हो जाएगी तो वह रोज आकर उसे बेइज्जत करेगा और आखिरकार उसे मार डालेगा। वह गोरे बालों वाले आदमी पर निशाना साधता है। वह उसे धमकी देता है कि वह लाश की जगह बताए, लेकिन गोरे बालों वाला आदमी मानता है कि वह उसे नहीं मारेगा। इसलिए वह नाटक करता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, जैसे कि अगर वह नहीं बताएगा तो पुलिस और कानून उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसके दाएं हाथ में गोली लगती है और मौत का डर उस पर हावी हो जाता है। मार्टिन उसकी चीखों को नजरअंदाज करता है और फिर से निशाना साधता है। ये सुनकर मिगुएल फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की आत्मा को शांति दे पाएगा। कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंचकर सबको घेर लेते हैं। शायद इस घटना के बाद मार्टिन को पुलिस विभाग से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कम से कम इस अंधेरे में उसने अपनी रोशनी से इस अंधेरे को हटा दिया और उस हताश पिता को इस ठंडी दुनिया में इंसानियत की थोड़ी सी गर्मी महसूस कराई।